अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आईएमएफ के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा, और इसके अलावा कश्मीर पे कुछ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ों को छेड़ना शुरू किया है जो मैं आपके सामने रखूँगा। उससे पहले कुछ चीज़ें मुसलमानों के हवाले से सामने आई हैं। मुसलमान बहुत गुस्से में हैं, भारत से नहीं, डेनमार्क से नहीं, हॉलैंड से नहीं, जर्मनी से नहीं, सऊदी अरब से। सऊदी अरब में ऐलान किया गया है, मोहम्मद बिन सलमान ने नए ऑर्डर्स निकाले हैं कि रमज़ान में कोई लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, किसी मस्जिद को लाउड स्पीकर चलाने की इजाज़त नहीं है। और ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि लाउड स्पीकर की ज़रूरत क्यों है। ये कह रहे हैं कि वो जो इस्लाम पे बिलीव करते हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं कि इमाम इनको नमाज के लिए मस्जिद की तरफ बुलाए लाउड स्पीकर के ज़रिए। ये बीइंग मुसलमान इनको पता है कि 5 वक्त की नमाज है और किस वक्त नमाज होती है। ये अल्लाह ने इनको पूछना है, इसलिए ये खुद अपनी मर्ज़ी से नमाज पढ़ने के लिए आए। लाउड स्पीकर पे ऐलान करने की क्या ज़रूरत है। बग़ैर कोई बुलावे के हर आदमी को मस्जिद आना है, दैट्स इट। लाउड स्पीकर की कोई ज़रूरत नहीं। होता यह था कि रमज़ानों में नमाज जो है ना, वो खाना काबा से डायरेक्ट लाइव टीवी पे दिखाई जाती थी। इस बार मना कर दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बगैर आइडेंटिटी कार्ड के एतकाफ़ नहीं होगा, और स्टेट उस पर नज़र रखेगी जो एतकाफ़ करेंगे। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि एतकाफ़ क्या होता है। एतकाफ़ ये होता है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन में एक आदमी तय कर लेता है कि मैं ये 10 दिन एतकाफ़ करूँगा। एतकाफ़ ये होता है कि वो जाके एक मस्जिद में एक कोने में बैठ जाएगा, और रमज़ान के आखिरी 10 दिन वो किसी से कोई इबादत के अलावा बात नहीं करेगा। वहाँ 24 घंटे इबादत करेगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, दुआएं मांगेगा, वजीफ़े पढ़ेगा, बस ये करेगा। कोई दुनियावी काम नहीं करेगा, दुनियावी बात नहीं करेगा, और मस्जिद के बाहर कदम नहीं निकालेगा जब तक ईद का चांद नज़र नहीं आ जाता। ईद का चांद नज़र आने का मतलब ये होता है कि रमज़ान ख़त्म हो गई, तो इत्तिकाफ़ भी वहाँ पे ख़त्म होता है। ये दुनिया भर के देशों में, इवन इंग्लैंड में भी मस्जिदों में इत्तिकाफ़ होता है। मैंने सब कुछ किया हुआ है भाई, बीइंग ए मुस्लिम। मैंने 7 हज किए हैं, सैकड़ों उम्रे किए हैं, सब कुछ किया है। मैंने भी एक बार इत्तिकाफ़ किया था, 88 में किया था। बस वो इत्तिकाफ़ करके फिर मैं दुबई चला गया था। मैं कराची आया था सऊदी अरब से जब ख़त्म करके, तो मैंने भी इत्तिकाफ़ किया था। तो इत्तिकाफ़ ये होता है। इस बार इत्तिकाफ़ के लिए कंडीशन है कि आईडी कार्ड दिखा के रजिस्ट्रेशन करानी होगी, और अंदर सरकार नज़र रखेगी कि कोई और एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही। पता चला इत्तिकाफ़ की बात करके मीटिंगें हो रही हैं दूसरी चीज़ों के लिए। नमाज को शॉर्ट रखा जाएगा। होता यह है कि इमाम होता है ना, कोई शरारती इमाम होता है ना, वो लंबी लंबी आयतें पढ़ेगा। नमाज में क्या होता है कि आपको एक पहली रकात है, आपने नीयत बांधी, इसके बाद पहली रकात पढ़ी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, जो है सूरह फातिहा। इसके बाद एक और कुरान की सूरत पढ़ी जाएगी। अब वो सूरत इमाम के ऊपर है। कुरान में एक सूरत सूरह बकरा है जिसमें तकरीबन 10% कुरान आ जाता है। वो 1.5 घंटे में ख़त्म होगी अगर इमाम वो पढ़ेगा। तो फिर बड़ी ही सूरतों की 1 आध 2 आयत पढ़ लेते हैं। लेकिन इमाम कभी कभी क्या होता है, मूड में होता है तो वो आधा घंटा एक सूरत पढ़ता रहता है, इतनी लंबी निकालता है। तो नमाज को शॉर्ट रखा जाएगा। कोई चंदा जमा नहीं होगा, कोई चैरिटी जमा नहीं होगी। रमज़ान से धंधा बन जाता है सबके चंदा जमा करने के लिए, कहीं से कोई नहीं होगा। बच्चों को मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़नी,
कितना बड़ा स्टेप है। और मस्जिदों में इफ्तार नहीं होगी। रमज़ान में क्या होता है कि मगरिब के टाइम पे इफ्तार होता है। जितने हराम खोर हैं ना, जिन्होंने हराम का माल खूब बनाया होता है, वो पूरी मस्जिद को इफ्तार कराते हैं। हमारे यहाँ बेल्जियम में भी होता था। बल्कि मुझे याद है कि आज से 12-15 साल पहले जब मैं मेयरशिप से रिज़ाइन करके बेल्जियम आया था, तो मेरे सारे पंजाबी दोस्त होते थे, सारे फ्रॉड, सारों ने फ्रॉड करके माल बनाया था। रमज़ान आते थे तो बढ़ चढ़ के मस्जिद के उसमें नाम लिखवाते थे, और जी 13वां रोज़ा मेरा होगा, मैं वहाँ पे इफ्तारी कराऊंगा, 12वां रोज़ा मेरा होगा, मैं इफ्तारी कराऊंगा। इस तरह इफ्तारियाँ बांधी जाती थी। तो मेरे पीछे पड़ जाते थे कि तुसी इफ्तार नहीं करा रहे हो। मैं कहता था नहीं, ना मैं इनकी इफ्तारियों में जाता था, ना मैं इफ्तार कराता था। तो ये इफ्तारियाँ जितने भी हराम, देखें, गरीब आदमी तो पूरी मस्जिद को 500 आदमी को इफ्तार नहीं करा सकता। कौन कराएगा? जिसके पास हराम माल है, वो अल्लाह को रिश्वत दे रहा है। वो समझता है कि मैं ये करके सवाब कमा रहा हूँ और मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और मैं जन्नत में चला जाऊँगा। तो कोई मस्जिद में सऊदी अरब की इफ्तारी नहीं होगी। ये दुनिया का अगर हर देश, चाहे वो मुस्लिम देश है कि नॉन मुस्लिम देश है, अपना लेना, बड़ी खूबसूरत बात है। मैं बता रहा हूं कि मैं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान का फैन होता जा रहा हूं। जिस तेजी से, जिस जबरदस्त तरीके से एक पॉजिटिव चेंज ला रहा है ना वो सऊदी अरब में, अगर यही रफ्तार रही ना तो 2030-2035 तक सऊदी अरब तो दुबई से दुआ था आगे होगा। और ये बड़ी जबरदस्त चीज हो रही है। हालात के हिसाब से दुनिया में चीज़ों को चलाना चाहिए। 1400 साल पहले रहने का कोई ज़माना नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि हदीस दीन का ऑथेंटिक रास्ता नहीं है। इत्तिहाद से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या है इत्तिहाद? कंसेंसस बिल करें, डिस्कशन करें, रिसर्च करें, चीज़ों को आज के ज़माने के हिसाब से देखें और इसके बाद आगे बढ़ें। यह है मोहम्मद बिन सलमान। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए जो नॉन मुस्लिम देश की तरफ जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग, सिंगापुर जॉब करने, रहने के लिए, उनके बारे में ज़रा सुनिए। ये हमारे, क्या नाम है इसका, जाकिर नायक की बात सुनिए ज़रा। To migrate from Muslim country to a non-Muslim country, it is haram unless it be for education or for the purpose of dawah. For education purpose you go, you acquire education, come back, no problem. Or if you go there not as a part-time da'i, as a full-time da'i to deliver the message, then the scholars say it's permissible. But if you just shift from Muslim land to a non-Muslim land for a better living, as the questioner posed, it is not permitted at all. अब अगर जितने यहाँ पे मस्जिदों में आबाद होते हैं, जो अपने लड़कियों को पर्दा कराते हैं, बुर्का पहनवाते हैं, और जितने यहाँ पे मस्जिदें बनवाते हैं, शरिया की बात करते हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट फतवा है। छोड़ो इंग्लैंड को, अमेरिका को, सबको, फौरन निकलो, सऊदी अरब जाओ, पाकिस्तान जाओ, अफगानिस्तान जाओ, वहाँ जाके रहो। और भारत के मुसलमानों, वो मुसलमान जो इन्वेडर्स की औलाद हैं, वो भी भारत छोड़ के जाएं। भाई, आपके लिए हराम है एक नॉन मुस्लिम देश में। ये आपका गुरु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अजीज दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही लंबी नहीं हो गई। मैं पाकिस्तान तो रह गया मेरा, लेकिन बहरहाल आखिरी चीज़ आपके सामने रखता हूँ। इमारात में रमज़ान आने से पहले 2 हफ्ते पहले सारे सुपरमार्केट्स ने 75% सेल लगा दी खाने पीने की और सारी चीज़ों पे। 75%। और हमारे पाकिस्तान में सामान जमा करके रखा हुआ है। अब ये जितना सैलाब का, मदद का सामान आया है, ये सब अब ये दुकानों पे 4-4 गुना कीमत पे बेचेंगे।
इनकी कमाई के धंधे शुरू हो जाते हैं। रमज़ान में पाकिस्तान में हर साल महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि आम आदमी की चीखें निकल जाती हैं। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। अब काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास पाकिस्तान के हवाले से। अजीज़ दोस्तों, हमारे यहाँ चांद देखा जाता है। आपको पता है चांद देखने की एक कमेटी है जिसको रूअते हिलाल कमेटी कहते हैं। इसमें जितने फ़िरके हैं ना, उनके एक एक मौलवी को बिठाया जाता है और वो रमज़ान से 3 दिन पहले से चांद देखने की महफिल जमा लेते हैं। और इस्लाम कहता है कि जहाँ से आपको 2-4 लोगों की विटनेस आ जाए ना कि मैंने चांद देखा है, तो चांद हो गया। तो पाकिस्तान में तो ज़्यादातर, इंग्लैंड में भी, पाकिस्तान में भी, ज़्यादातर इस्लामिक देशों में 2-2 दिन होते हैं चांद, क्योंकि ऐलान करते हैं, किसी ने विटनेसेस दे दी 10 आदमियों ने कि हमारे गांव में हमने चांद देख लिया। अब कुछ मौलवी कहते हैं ठीक है चांद देख लिया, कल से रमज़ान है। कुछ मौलवी कहते हैं नहीं, हमने नहीं देखा इसलिए नहीं होगा। तो कुछ आधे मुसलमान एक दिन रमज़ान शुरू करते हैं, आधे मुसलमान दूसरे दिन। फिर यही चांद रमज़ान की ईद का जब आता है, एंड ऑफ रमज़ान, तब भी यही होता है। तो चांद देखने की जो रूअत हिलाल कमेटी है ना, उनको बाकायदा सैलरियाँ मिलती हैं और उनके हलवे मांडे होते हैं। इन्होंने सरकार को अभी एक नोटिस भेजा कि हमारे खाने पीने का, चांद की कमेटी के खाने पीने का बंदोबस्त, उसके लिए टेंडर निकला है। तो क्या खाना है सुने आप कमेटी को, मौलवियों की, जो VIP 100 पर्सन्स हैं, यानी 100 जो टॉप के मौलवी हैं, उनके लिए दम पुख्त राइस नंबर 2, नारान राइस विथ बीफ, मिक्स वेजिटेबल, चिकन टिक्का बोटी, नान, शीख कबाब, रशियन सलाद, फ्रेश सलाद, हलवा, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक। और 100 जनरल पब्लिक होगी उधर, उनके लिए नारंज राइस विथ बीफ, चिकन करी, मिक्स वेजिटेबल, हलवा, नान, कोल्ड ड्रिंक। और जो बीच में जो चाय के वक्फे होंगे ना, उसमें ब्लैक टी, 1 बाइट पेस्ट्री, 1 बाइट पेटिस, 1 बाइट सैंडविच, बिस्किट। ये तो पाकिस्तान है। अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आजकल है ना, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे बकवासियात कुछ ज़्यादा ही करने लगा है। ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ने ये सोच लिया है कि इमरान खान है ना, उसको आर्मी लेके आई, वो आर्मी की गुड बुक्स में आया, वो बूट पॉलिश क्या करता था। तो उसने देखा कि इमरान खान बूट पॉलिशिंग में सबसे अहम फैक्टर है कि इंडिया के खिलाफ बातें करो, इंडिया को गालियां दो, कश्मीर के मामले को, चूरन को आगे बढ़ाओ। तो उसने कहा इमरान खान ने ये सब किया था तो मैं भी यही करूँगा। तो अब ये ज़्यादा से ज़्यादा कभी मोदी जी को गालियां देता है, कभी क्या करता है। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वीमेन इंटरनेशनल डे था उस हवाले से। तो उसमें बजाय इसके कि पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है, हिना रब्बानी खर, उसको भेजा जाता तो अच्छा ही लगता कि औरतों के ऊपर कॉन्फ्रेंस है। लेकिन ये खुद भाई साहब पहुँच गए और उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तरफ से स्पीच करते हुए इनको दुनिया में कहीं कोई मसला नज़र नहीं आया सिवाय कश्मीर के, कि कश्मीर में औरतों की बेहुरमती हो रही है, भारतीय फौजी औरतों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इनके बलात्कार कर रहे हैं, लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लड़कियों के स्कूल नहीं है। मतलब जो अफ़गानिस्तान में है, जो पाकिस्तान के KPK में है, जो पाकिस्तान में सिंध में माइनॉरिटी लड़कियों के साथ हो रहा है, उसको वहाँ बता रहा है जहाँ पे है ही नहीं ऐसा कुछ। कश्मीर के हवाले से दुनिया को चीज़ों का पता है, लेकिन ये सारी बकवास यही करता रहा। और फिर जब एंड ऑफ कॉन्फ्रेंस, एक दिन की कॉन्फ्रेंस थी, 4 दिन अय्याशियाँ कर रहा है उधर। तो जब एंड ऑफ कॉन्फ्रेंस होती है तो उस कॉन्फ्रेंस का एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है। तो इसमें बिलावल ने पूरी कोशिश की कि इसमें कश्मीर इंडिया आए, लेकिन जाहिर है दुनिया में आज भारत की एक स्टैंडिंग है
तो वहाँ पे बिलावल से कहा गया कि पहले हम पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी लड़कियों के साथ हो रहा है उसके बारे में बात कर लें, उसका डालें। या आपके केपीके में औरतों को ना वोट डालने दिया जाता है, ना वहाँ पे औरतों को हिजाब कंपलसरी आपने कर दिया है। पीओके में, पीओके की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में लड़कियों का हिजाब कंपलसरी कर दिया है। क्या इन सब पे ज़रा बात कर लें? अभी पंजाब में लाहौर में आपके औरत मार्च हुआ था इंटरनेशनल वीमेंस डे के लिए, उस पर जो डंडे बरसाए पुलिस ने उन औरतों के ऊपर, उस पर बात कर लें। इंडिया के हवाले से आप बोल रहे हैं जो उसका कोई सबूत है आपके पास? तो फिर वो जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर और भारत का नाम नहीं आ सका। अजीज़ दोस्तों, इसी हवाले से कल यहाँ पे इंग्लैंड में पाकिस्तान की आईएसआई के बैक्ड कश्मीरियों ने इसी तरह की एक कोशिश की और इंटरनेशनल वीमेंस डे के हवाले से यहाँ पे कियानी करके एक होता है जो आईएसआई का एक कश्मीरी ग्रुप चलाता है, वो कुछ कश्मीरी टट्टुओं को लेके 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर की घर पे गया था और वहाँ पे एक पिटीशन दी है। वही बकवासियात के भारत की आर्मी वहाँ पे कश्मीर में औरतों और बच्चियों पे जुल्म कर रहा है, भारत को रोका जाए, भारत इतना अत्याचार ना करे, ये वो। मैं क्या समझता हूँ कि ऐसे मामलात में अगर भारत में ये जो बैठी हैं ना, राना अयूब हैं, अरफा खानम शेरवानी हैं, सबा नकवी हैं, शीला रशीद हैं और इस टाइप के जो लिखारी हैं ना मुसलमान, इनको जहाँ पे ये बात करते हैं ना कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा, देखो आज एक मुसलमान को मार दिया, देखो आज इसके ऊपर बुलडोज़र चला दिया, तो अगर इनको ये ज़ाहिर किसी का एजेंडा लेके चलाती हैं, लेकिन इनको अपनी न्यूट्रलिटी शो करने का ऐसे मौके पे बड़ा अच्छा वो होता है मौका कि ये स्टेटमेंट लिखें, वॉशिंगटन पोस्ट में लिखें कि पाकिस्तान ये जो बकवास कर रहा है तो इसका कोई सबूत भी दे कि भारत कश्मीर में कितना जुल्म कर रहा है और क्या कर रहा है, बल्कि उल्टा कश्मीर में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मुसलमान तो वहाँ पे कोई अब नहीं मर रहा। तो इनका फ़र्ज बनता है, लेकिन खैर इनका ये एजेंडा नहीं, इसका इनको पैसा नहीं मिलता, तो इसलिए इस पे ये बात नहीं करेंगे। अजीज़ दोस्तों, ये एक और आईएसआई के टट्टू हैं, ये ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, जॉर्ज गैलेवे, और तब से ये आईएसआई के एजेंट थे। ये जिनीवा भी आते थे और मेरी इनकी 2-3 बार वहाँ पे अच्छी खासी बहस हुई है जिनीवा में, यूनाइटेड नेशंस के कैफेटेरिया के अंदर। और मैं इनको यही कहता था कि तुम एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तुम आईएसआई का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आगे बढ़ाते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ब्रिटिश अथॉरिटी तुम्हें पूछती नहीं कि तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो इंग्लैंड के हो, बात सारी जिंदगी तुम पाकिस्तान की और इंडिया की करते आए हो, जिसमें इंडिया के खिलाफ ही बातें करते हो। अब ये क्या कर रहा है, अब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, अब ये क्या कर रहा है कि इमरान खान का चमचा था, है तो आईएसआई का। आईएसआई इमरान खान को लेके आई, ये तब से इमरान खान के साथ था। फिर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बना तो फिर ये इंडिया के ऊपर आ गया था। अब जब से इमरान खान हटा है तो आपको पता है आईएसआई का एक ग्रुप इमरान खान को बैकिंग कर रहा है। तो अब ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, पीडीएम गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है और इस तरह की चीज़ें कर रहा है। On the streets of Lahore, there is blood running in the streets. One young PTI party worker, Bilal Ali, has already been martyred. Others have been severely beaten and wounded. Some may not survive the night. The proximate reason is the election, a general election for all of the provincial assembly seats in the crucial, critical state of Punjab, which is the home state of Imran Khan and the biggest of the many national vote banks that his party, the PTI, hold. These by-elections for every single seat
are likely to lead to a landslide victory for Imran Khan, who runs at around 75 to 80% in every opinion poll taken by any credible organization. So much so that opinion polls are now banned in Pakistan. The Prime Minister, Imran Khan, is not allowed to appear on television, any television. He has been holed up under house arrest since being shot in the leg in an attempted assassination attempt, which we covered widely here on the Mother of All talk shows. But that was not enough. Fearing a landslide Punjab victory for Imran Khan, the regime, the imported puppet regime installed by the United States of America, the State Department, the ambassador to Islamabad, and of course ultimately the White House of Joe Biden itself, has decided that Imran Khan must not live. Because if he lives, not only will he sweep the boards in any free and fair democratic election, but that he might win enough of a majority, 3/4, to fundamentally alter the Pakistan constitution, a constitution which very badly needs to be fundamentally altered. And then, of course, there's the possibility that he will seek to hold to account all those exiled politicians who had run away from Pakistan, were living in exile on their ill-gotten gains looted from the poor people of Pakistan. The government that was installed by the US read like the front page of the Police Gazette, like a wanted poster. The Prime Minister himself was wanted for gigantic financial malfeasance, but he's still the so-called Prime Minister because the US could not find anybody else to install instead of the popular leader Imran Khan. IMF के हवाले से अब मैं समझता हूँ कि वीडियो है ना बहुत लंबी हो गई है, तो अगली किसी वीडियो में आ जाऊँगा। थोड़ी मैं आपको खबरें पाकिस्तान के हवाले से दूसरी जो मेरे पास न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। देखें, ये एक खबर आई है वेरी रिलायबल सोर्सेस के ज़रिए कि अब वो जो टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ की बात हो रही थी ना, एक सिविलियन टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ बैक्ड बाय आर्मी एंड जुडिशरी, वो अब वक्त करीब आता जा रहा है क्योंकि अब इलेक्शन की बात हो रही है। इलेक्शन तो होने नहीं है, तो अब इलेक्शन और ये कॉन्स्टिट्यूशन और ड्रामा, और इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ों में याद आते हैं, तो अब इलेक्शन तो होने नहीं। तो ये रिलायबल सोर्सेज से कंफर्म हुआ है कि एमरजेंसी पाकिस्तान में इम्पोज की जाएगी। जैसे आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने भारत में की थी, जैसे आपको याद होगा 2006 में मुशर्रफ ने की थी, वो फिर पाकिस्तान में लॉयर्स मूवमेंट चली थी और मुशर्रफ को फिर भागना पड़ा था। अब एक एमरजेंसी इम्पोज करी जाएगी पाकिस्तान में, और एमरजेंसी में ये होता है कि सारे सिविल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। भारत के सीनियर लोगों को तो याद ही होगी इंदिरा गांधी की एमरजेंसी। तो एमरजेंसी में सिविल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इस बार इस एमरजेंसी में यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी बैन किया जाएगा, क्योंकि अब जुडिशरी भी इसको बैक करेगी, इसलिए कि एमरजेंसी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है कि जब मुल्क के हालात ऐसे हों, तो मुल्क के हालात तो ऐसे हैं, इकोनॉमी तबाह है, पॉलिटिकल कल्चर ख़त्म हो चुका है, रोज़ झगड़े फसाद हो रहे हैं। कल जमात इस्लामी ने कराची में धरना दिया था, इमरान खान की पार्टी रोज़ ड्रामे कर रही है, रोज़ उनके ऊपर पुलिस आ रही है, जा रही है, ये सब चीज़ें हो रहा है। तो पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत डेंजरस है, इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब है। बलूचिस्तान KPK में आर्मी के ऊपर दबा के हमले हो रहे हैं। इन सारे सिचुएशन में इस वक्त आर्मी के पास एक बेस्ट मौका है कि
इम्पोज कर दी जाए इमरजेंसी, और इमरजेंसी इज़ मिनी मार्शल लॉ। और फिर उसके बाद जब प्रोटेस्ट शुरू होंगे और सब चीज़ें होंगी तो फिर टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ आएगा। लेकिन टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ लाजमी पाकिस्तान में आना है। अजीज़ दोस्तों, इसी हवाले से आपको पता है कि 23 मार्च को हर साल पाकिस्तान रिजोल्यूशन डे मनाया जाता है, और उस दिन एक आर्मी की परेड होती है जिसमें ये अपने टीन के डब्बे ला के दिखा देते हैं कि ये हमने मिसाइल बनाए हैं, और उसकी पूरी परेड होती है। उस पर कई 100 करोड़ रुपया लग जाता है। तो इस बार इनके पास पैसा नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान डे परेड इस बार कैंसिल कर दी गई है। उसको भी रीज़न यही दिया गया है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, तो इमरजेंसी लाने के लिए भी यही रीज़न दिया जाएगा। अजीज़ दोस्तों, देखें, पाकिस्तान बनने से लेके आज तक पाकिस्तान की आर्मी एक ही काम करती रही कि एंटी इंडिया, एंटी भारत, कश्मीर चूरन पाकिस्तानी पब्लिक को बेचती रही। उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान आर्मी के अपने कपड़े उतर गए हैं। पाकिस्तान खुद नंगा हो गया पूरी दुनिया में। पाकिस्तान आज भूखा नंगा भिखारी बन चुका है। ये हरकतें हैं पाकिस्तान की। तो जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है। तो अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा मेरे पास इकोनॉमिक और IMF के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं जो, चूँकि ये वीडियो लंबी हो गई है तो अब आपको मैं कल इसके बारे में मज़ीद डिटेल बताऊंगा। आज थोड़ा बहुत मैं अपने लाइव वीकली जो सेशन होगा आज मेरा, वो 8:30 बजे इंडिया के टाइम, उसमें कुछ चीज़ें लाऊंगा और फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।